हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम येट अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए, तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सेल यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने देखा है प्रीवियस वीडियोस में कि सेल क्या है, उसके अंदर काम करने वाले अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत आइडिया जो भी पढ़ना था वो हमने देख लिया। 3 बेसिक पार्ट्स थे, आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग काम है। उन सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन पहले तो बेसिक पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो गई थी पिछले वीडियो में, उससे जुड़ा हुआ कुछ सोल्यूशन वगैरह की भी चर्चा हुई थी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिए थे। अब आते हैं जो हमारा दूसरा बेसिक पार्ट था, यानी कि न्यूक्लियस। इसको आप एक चीज मान के चलो कि कॉमनली ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, लेकिन इनको हम कह सकते हैं कि चलो ये ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? लगभग सारे सेल का जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उसका रेगुलेशन ये न्यूक्लियस ही करता है। उसका रेगुलेशन न्यूक्लियस करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन सारा चीज कोऑर्डिनेट करता है, ध्यान देता है, करवाता है काम हमसे, उसी तरह न्यूक्लियस भी, हर एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो यही काम करता है। जनरली सेंटर में लोकेटेड रहता है, कहीं कहीं साइड में भी लोकेटेड रह सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंट सेल्स की, तो डिफरेंट सेल्स में न्यूक्लियस के साइजेस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक चीज है कि ऑलमोस्ट सारे सेल हैं तो न्यूक्लियस तो होगा ही, तभी तो उसको बेसिक पार्ट कह रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि जो मैमेलियन आरबीसीज है, हमारा ब्लड कई सारे सेल से मिलकर बना है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। उसमें से जो आरबीसी है, तो आरबीसी ये तो सेल्स ही है, लेकिन उन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इस चलो एक्सेप्शन है, जान लिया हमने कि मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है। इस न्यूक्लियस को जो है, हम इस न्यूक्लियस को यानी ब्रेन ऑफ द सेल को कह लो कि रीजन्स ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को हमने 2 रीजन में बांट दिया अपने कन्वीनियंस के लिए। एक रीजन को हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस और एक रीजन को हमने नाम दे दिया क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये क्या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है क्या? नहीं, न्यूक्लियस के ही रीजन्स हैं, उसके अंदर के रीजन्स। इन दोनों ही रीजन्स में एसिडिक सब्सटेंस भरा हुआ है। दोनों ही रीजन्स में एसिडिक सब्सटेंस भरा हुआ है। एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस के अंदर का है, तो उसको क्या नाम दे सकते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर का एसिड न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। तो क्या न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल दोनों में एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड है क्या? नहीं, दोनों में 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोलस में जो न्यूक्लिक एसिड है उसका नाम है आरएनए। इसमें आरएनए भरा हुआ है, यानी इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये बेसिकली वो रीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम्स होते हैं। आपने पढ़ा ना कि सेल में क्रोमोसोम्स होता है, जैसे आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा कि क्रोमोसोम तो होता ही है, लेकिन वो जो क्रोमोसोम है उनका नंबर प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है, यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा होता है। तो
तो वो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो स्पेशल यूनिट्स हैं, इनका कुछ काम है, वो कहाँ रहते हैं? इसी न्यूक्लियस ही में रहते हैं, इसी क्रोमैटिन मटेरियल वाले रीजन में। तो वो क्रोमोसोम जिस चीज से बने हैं वो एक न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम है डीएनए। तो सिर्फ डीएनए नहीं, मोस्टली डीएनए और कुछ प्रोटीन भी। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है क्रोमैटिन मटेरियल वाला रीजन, मतलब कि जिसके भीतर में क्या है? क्रोमोसोम्स है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या चीज से बना है? डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये केवल है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 10th में जाओगे आप पढ़ोगे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इस तरीके का ऐसा कर्व चीज जो है उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। ऐसा सब 2 स्ट्रैंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। स्ट्रैंड 2 है, ऐसा कर्व जो चीज है उसको स्ट्रैंड बोल रहा है, तो 2 स्ट्रैंड इसलिए डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी डीएनए की तुलना में वो कम स्टेबल होता है, बट वो अभी की चीज नहीं है, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। बट चलिए आप इतना जान के रख सकते हो कि आरएनए डीएनए की तुलना में थोड़ा सा कम स्टेबल है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। ऐसा जो आपस में कर्ल फॉर्म बनाए हुए हैं उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। तो यही जो डीएनए है वो डीएनए और थोड़ा प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम्स को बनाए हुए हैं, जो कि क्रोमैटिन मटेरियल वाले रीजन्स में मिलता है। और इनका काम क्या है? इनका काम है टू कैरी हेरिडिटी। टू कैरी हेरिडिटी। आरएनए का काम था प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोडक्शन बनाना। तो प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बॉडी में अगर कहीं हो रहा है तो वो राइबोसोम्स की वजह से हो रहा है, जो आरएनए की वजह से हो रहा है। और डीएनए जो है और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ जो क्रोमोसोम है उसका काम है कि वो हेरिडिटी कैरी कर रहा है, यानी क्रोमोसोम्स की पासिंग हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब कि फीचर्स की पासिंग हो रही है। मतलब हमको हमारे में हमारे पेरेंट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, हमारा फीचर हमारे बाद वाले जनरेशन में जाएगा। इस तरीके से फीचर्स जो कंटिन्यूली पास होते चले जाते हैं, सारे के सारे फीचर्स नहीं आते लेकिन बहुत सारे आते हैं। तो जो फीचर्स आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि उसका हमको हम में हमारे पेरेंट्स का जीन आया। जीन क्या है? इसी डीएनए के किसी भी फंक्शनल सेगमेंट को, जैसे हमने मान लो यहां से यहां तक का एक यूनिट ले लिया, उसको बोल रहे हैं जीन। एक समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जीन्स से मिलकर बना डीएनए और डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना क्रोमोसोम। तो फंक्शंस हमसे जीन का पूछे, चाहे क्रोमोसोम का चाहे डीएनए का, वो तो इंटरचेंजेबल फॉर्म में हम यही बोलेंगे कि वो हेरिडिटी कैरी करता है। हेरिडिटी मतलब पेरेंटल फीचर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होने वाले फीचर्स को कैरी करता है। तो क्रोमोसोम्स पास हो रहा है मतलब कि डीएनए पास हो रहा है, मतलब कि जीन्स पास हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम बना डीएनए और प्रोटीन से, और डीएनए के ही फंक्शनल सेगमेंट को जीन बोलते हैं। जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन का डेफिनेशन हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल सेगमेंट। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक, तो ये 2 रीजन्स थे न्यूक्लियस के भीतर, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस में और क्रोमैटिन मटेरियल दोनों ही रीजन्स में एसिडिक सब्सटेंस भरा हुआ है, जिनको न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। न्यूक्लियोलस वाले रीजन में जो न्यूक्लिक एसिड है वो है आरएनए, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल में क्रोमोसोम्स हैं जो बना है डीएनए से, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से भी। ये डीएनए जिन यूनिट से मिलकर बना है, ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए, वो है जीन्स, यानी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। इनका काम है, क्रोमोसोम का यानी जीन का यानी डीएनए का काम है टू कैरी हेरिडिटी, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फीचर्स को ले जाना। ठीक है, और इनका काम है, आरएनए का काम है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस काम कर रहा है। यानी ओवरऑल में न्यूक्लियस का काम दोनों हो गए कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, हेरिडिटी को भी कैरी कर रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियस का थर्ड काम ये भी है कि बाकी भी जो केमिकल मेटाबॉलिज्म सेल में चलेगा वो कब चलेगा, किस एक्सटेंट तक चलेगा, उसको भी काफी हद तक ये कंट्रोल करता है। और एक चौथा काम ये है कि सेलुलर रिप्रोडक्शन को भी ये गाइड करता है,
क्योंकि अगर किसी सेल को डिवाइड होकर एक नया सेल बनाना है, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होते रहता है। तो एक सेल डिवाइड करके दूसरा सेल में तब तक फॉर्म नहीं हो सकता जब तक उस सेल के अंदर का पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन ना हो जाए। तो न्यूक्लियस डिवीजन होगा तभी जाके फिर उसका सेलुलर डिवीजन होगा, क्योंकि एक सेल डिवाइड करके जब जैसे ही दो सेल या जितने भी सेल में चेंज होगा, उन हर सेल को न्यूक्लियस भी तो चाहिए ना, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो उसमें लाइफ कैसे शुरुआत होगी, क्योंकि डीएनए नहीं आएगा। तो पहले किसी सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड होना, तो यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो पहले होगा देन की सेलुलर डिवीजन। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे ओवरऑल सेल के डिवीजन को भी कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस, यानी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया है। इस क्रोमोसोम के बारे में एक चीज हम थोड़ा सा डिटेल एक चीज ये जान जाएंगे कि जैसे कि आपको ये बताया गया है कि क्रोमोसोम जो है ना, वो क्रोमोसोम क्या हमेशा किसी सेल में क्रोमोसोम वाली ही फॉर्म में दिखता है? नहीं। क्रोमोसोम जो है वो क्या हमेशा क्रोमोसोम वाली ही फॉर्म में दिखता है? नहीं। क्रोमोसोम कहीं कहीं किसी दूसरे फॉर्म में भी दिखता है, कहीं कहीं क्या नॉर्मली क्रोमोसोम दिखाई देता है क्रोमैटिड्स के फॉर्म में, क्रोमैटिड्स। और जबकि किसी हम क्रोमोसोम को देखना चाह रहे हैं तो वो किस में दिखाई देगा? जब हम किसी ऐसे सेल की स्टडी कर रहे हो जिस सेल में डिवीजन हो रहा हो। इस दोनों में अंतर तो कोई केवल स्ट्रक्चरल अंतर है, बाकी तो चीज एक ही है, वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ ही चीज है। क्रोमैटिड जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यानी मतलब पतला पतला धागे की तरह एक दूसरे में उलझा हुआ, यानी कि इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो किसी नॉर्मल सेल का एग्जामिन करेंगे हम माइक्रोस्कोप में तब तो ये क्रोमैटिड्स वाले फॉर्म में देगा, लेकिन वही वाला जब वो सेल डिवाइड करने की स्थिति में आता है तो एक पर्टिकुलर फेज के बाद ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल जो थ्रेड्स है ना, ये सारे थ्रेड आपस में फ्यूज करके एक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म हो जाते हैं, और तब हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक ये और एक ये, है ना। तो ये क्रोमोसोम्स, ये है क्रोमोसोम्स फ्यूज्ड फॉर्म, ये है फ्यूज्ड फॉर्म, जबकि ये था इंटैंगल्ड, मतलब उलझा हुआ एक दूसरे में, कैसा? धागे की तरह पतला पतला, इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जबकि ये है फ्यूज्ड फॉर्म, इन्हीं सब चीज का फ्यूज्ड फॉर्म। लेकिन केवल स्ट्रक्चर का अंतर है, बाकी चीज तो वही है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कब देखेंगे? जब हम किसी ऐसे सेल को देख रहे होंगे जिसमें डिवीजन हो रहा होगा, यानी सेल डिवीजन के वक्त क्रोमैटिड जो है वो क्रोमोसोम वाले फ्यूज फॉर्म में आ जाते हैं। ये तो अदरवाइज नॉर्मली वो इस तरीके के क्रोमैटिड्स वाले फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए तो उस रीजन का नाम हमने क्रोमैटिन मटेरियल दिया था, क्योंकि वहां पर क्रोमैटिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड। अच्छा, एक चीज की बात है कि न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है ये जनरली कवर्ड रहता है, इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन्स, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स कह लो, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स, मतलब कि न्यूक्लियस है ना, इसके भीतर एक ये और एक ये, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जो ऑब्वियसली पोरस होते हैं, यानी उनमें बीच बीच में क्या होता है? छोटा छोटा पोर्स होता है, ताकि चीजें इन एंड आउट कर सके, ये न्यूक्लियस से चीज बाहर और बाहर की चीज न्यूक्लियस में आ जा सके। लेकिन ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन वाली बात जो है, यानी मेम्ब्रेन से कवरिंग की ही जो बात है, ये किस सेल में? यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि आपको याद ही होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ना तो सेल ऑर्गेनल ना ही उसका न्यूक्लियस, कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता ही नहीं है, डबल क्या सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन है उसका एक नाम है द
nuclear region of a prokaryotic cell is called, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं है, तो न्यूक्लियस के आसपास का वही जो पूरा रीजन है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो वो तो बहुत ही कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में है, ज्यादातर तो यूकैरियोटिक सेल से ही बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं तो उनका जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन से कवर्ड तो हो गए। और न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होंगे? 2 मेम्ब्रेन होंगे। वो मेम्ब्रेन पोरस होंगे ताकि अंदर बाहर चीजें आ जा सके। ठीक है, एक बार जिस्ट में मैं आपको फंक्शंस रिकॉल करा दूं न्यूक्लियस का। तो फंक्शन नंबर 1, इट हेल्प्स इन द कैरिंग ऑफ हेरिडिटी, टू कैरी हेरिडिटी, ये इसका पहला फंक्शन। दूसरा, टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा, टू हेल्प इन सेलुलर डिवीजन। अभी बोला गया था कि अंदर में न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा तो वो सेल भी डिवाइड नहीं करेगा। और चौथा और आखिरी, टू रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज, यानी सेल के अंदर बाकी सारे भी ऑर्गेनल्स वगैरह जो हैं वो अपना काम कैसा कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, कब कितना काम उनसे कराना है, उनको भी चेक करके रेगुलेट करके रखने का काम न्यूक्लियस का है। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये 4 फंक्शंस न्यूक्लियस के अभी क्लास 9 के लेवल में हम बता सकते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जान लिया गया। जनरली डेंस स्ट्रक्चर जनरली सेंटर में रहता है, कहीं कहीं पर साइड भी एडजस्टेड रह सकता है। डबल लेयर से कवर्ड रहेगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई कवरिंग नहीं रहेगा वैसे न्यूक्लियस का, तो उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बाकी 2 रीजन्स जो न्यूक्लियस के थे, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल, वो आपको बता ही दिया गया। उसमें कौन सा क्या एसिडिक मटेरियल है वो उसकी बातें हो गई। क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बस है, बाकी चीज एक ही है, वो भी बता दिया गया। जीन का डेफिनेशन हमको याद रखना है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। साथ ही साथ डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म भी याद रखना है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। ठीक है, तो आई होप कि आपको न्यूक्लियस के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ खास समझने वाली बात नहीं है। इतना हमको बस मान के चलना है कि हाँ, साइटोप्लाज्म क्या है भाई? साइटोप्लाज्म वो बेसिक पार्ट है किसी भी सेल का जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है और जिसमें कि अलग अलग काम करने वाले यूनिट्स फ्लोट करते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार फिर मैं रिकॉल कर दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।